वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अमित बंसल लेक्चरर आज आपके लिए विषय कोड 106 यानी अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य पर ई वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। पिछले कुछ अध्यायों में हमने जिस प्रकार की गतियों का अध्ययन किया था वे सरल रेखीय गतियाँ कहलाती हैं। इसमें पिंड सामान्यतः एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। वह गति क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों में से कोई भी हो सकती है, परंतु आज हम जिस गति की चर्चा करने जा रहे हैं वह इनसे कुछ अलग है। प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य गति में पिंड को क्षैतिज समतल के साथ एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से हवा में फेंका जाता है। तो पिंड एक सीधी रेखा में न चलकर एक वक्र के अनुदिश चलता हुआ पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। इस प्रकार की गति को ही प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य गति कहते हैं। चित्र में एक पिंड को बिंदु O से प्रारंभिक वेग u के साथ क्षैतिज समतल के साथ अल्फा कोण बनाते हुए फेंका गया, जिससे पिंड हवा में एक वक्र OAB के अनुदिश गति करता हुआ पुनः बिंदु B पर पृथ्वी से टकराया। यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपने यह भी देखा कि इस प्रकार की गति में पिंड अपने प्रारंभिक फेंकने वाले बिंदु पर नहीं गिरता, बल्कि कहीं आगे जाकर गिरता है। अब हम प्रोजेक्टाइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा कर लें। सबसे पहले हम प्रक्षेप्य को परिभाषित करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एक ऊर्ध्वाधर समतल में किसी भी वेग से किसी भी दिशा में कोई पिंड फेंका जाता है तो वह पिंड ही प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य कहलाता है। जिस बिंदु से इस पिंड को हवा में फेंका गया वह फेंकने का बिंदु या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। इसे चित्र में O से प्रदर्शित किया गया है। क्षैतिज समतल के साथ जिस कोण पर इसे प्रक्षेपित किया गया उसे प्रक्षेप्य कोण या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। चित्र में यह कोण अल्फा से दिखाया गया है। फेंकने के पश्चात यह पिंड हवा में जो पथ तय करता है उसे प्रक्षेप्य पथ या ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। हवा में फेंकने के पश्चात यह पिंड अपने प्रारंभिक बिंदु से कुछ आगे समतल पर जाकर गिरता है। इस बिंदु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ही क्षैतिज परास या केवल परास कहलाती है। चित्र में यह दूरी OB से दिखाई गई है। पिंड को हवा में फेंकने से लेकर वापस क्षैतिज समतल पर गिरने में लगे समय को पिंड का उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसे कैपिटल T द्वारा दिखाया जाता है। प्रक्षेप्य गति के दौरान पिंड किसी बिंदु पर धरातल से अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। इसे महत्तम ऊंचाई कहा जाता है। चित्र में यह ऊंचाई कैपिटल H द्वारा दिखाई गई है। अपने पथ के दौरान O से A तक पिंड का वेग
निरंतर कम होता है, जबकि ए से बी की ओर गति के दौरान पिंड के वेग में वृद्धि होती है। भौतिक के नियम के अनुसार पिंड का भार केवल पिंड की ऊर्ध्वाधर दिशा में हुई गति को ही प्रभावित करता है। क्षैतिज दिशा में पिंड का भार उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब हम प्रक्षेप्य गति के बारे में कुछ खास बातों की चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्षैतिज दिशा में पिंड का भार उसके वेग को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। यहाँ पिंड पर हवा द्वारा लगाया गया प्रतिरोध हमने पहले ही शून्य मान लिया है। प्रक्षेप्य गति के दौरान यदि हमें किसी बिंदु पर पिंड का वेग ज्ञात करना हो तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से वह वेग ज्ञात हो जाता है। अब इस वेग के दो घटक होते हैं। x दिशा में घटक vx तथा y दिशा में घटक vy कहलाता है। खास बात यह है कि प्रक्षेप्य गति के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर गुजरते समय पिंड के वेग का क्षैतिज घटक सदैव अचर रहता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम बिंदु O पर पिंड के वेग का क्षैतिज घटक निकालें तो वह u cos अल्फा होगा। इसी प्रकार बिंदु P पर वेग का क्षैतिज घटक निकालें तो वह v cos थीटा होगा। तो जैसे मैंने बताया, ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रक्षेप्य गति के दौरान विभिन्न बिंदुओं से गुजरते समय पिंड के वेग के क्षैतिज घटक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी x दिशा में त्वरण शून्य रहेगा। परंतु g के प्रभाव के कारण पिंड के वेग के y घटक के मान में निरंतर परिवर्तन होगा। O से A तक जाने में यह घटक निरंतर कम होगा, जबकि A से B यानी नीचे की ओर गति करते समय इस घटक के मान में वृद्धि होगी। ये घटक इस चित्र में क्रमशः u sin अल्फा, v sin थीटा और w sin फाई के रूप में दिखाए गए हैं। एक खास बात जो हमें ध्यान में रखनी है, जब बिंदु हवा में धरातल से अधिकतम ऊंचाई पर होगा, यानी चित्र में दिखाए अनुसार बिंदु A पर, उस अवस्था में बिंदु A पर पिंड के वेग का y घटक शून्य हो जाएगा। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति में पिंड वास्तव में एक साथ दो दिशाओं में गति कर रहा है और इसका परिणामी प्रभाव ही हमें एक वक्र के रूप में दिखाई देता है। अब हम प्रक्षेप्य पथ की समीकरण की स्थापना करेंगे। जैसे मान लीजिए पिंड ने बिंदु O से अपनी गति प्रारंभ की और बिंदु P तक पहुंचने में इसे t सेकंड लगे। कहने का तात्पर्य है O से P तक जाने में प्रारंभिक बिंदु O एवं अंतिम बिंदु P माना जाएगा। तो गति की समीकरणें लिखते समय हमें x और y दिशा दोनों के लिए अलग अलग समीकरणें लिखनी होंगी। सबसे पहले देखिए, यदि O से P तक की गति की चर्चा करें तो O से P तक जाने में x दिशा में तय की गई दूरी OP डैश होगी तथा इसका मान इस दिशा में वेग और लगने वाले समय के बराबर होगा, अर्थात x का मान u cos अल्फा इंटू t होगा। इसी प्रकार O से P तक जाने में y दिशा में तय दूरी
पी डैश जितनी होगी और इसका मान गति के समीकरण से ज्ञात किया जाएगा। तो y बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से u यहाँ बिंदु O पर y दिशा में प्रारंभिक वेग है जिसका मान u साइन अल्फा होगा। g ऋणात्मक होगा क्योंकि O से P तक पिंड की गति g के विरुद्ध है। तो इस प्रकार O से P तक जाने में x और y दिशाओं में तय दूरियों के मान क्रमशः समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से पृथक पृथक ज्ञात कर लिए जाएंगे। अब हम समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमारे पास जो समीकरण आ जाएगी वो इस प्रकार होगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये समीकरण ही प्रक्षेप्य पथ की समीकरण कहलाती है। इसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है, प्रक्षेप्य गति परवलयाकार रूप में की जाती है क्योंकि प्राप्त होने वाली समीकरण वास्तव में एक पैराबोला की समीकरण ही है। अब कुछ विशेष केसेस की चर्चा कर लें। एक बार हम पुनः चित्र पर जाते हैं। बिंदु O पर x दिशा में तय दूरी 0 है। इसी बिंदु पर y दिशा में तय दूरी भी 0 है, अर्थात बिंदु O पर x और y के मान 0 एवं 0 होंगे। इसी प्रकार जब पिंड अपनी यात्रा संपन्न कर पुनः पृथ्वी पर लौटता है अर्थात बिंदु B पर, उस समय एक बार फिर y का मान 0 हो जाएगा। तो ये दोनों परिस्थितियों के लिए हम कह सकते हैं बिंदु O पर x और y 0 होंगे जबकि बिंदु B पर केवल y का मान 0 होगा, क्योंकि बिंदु B पर पहुंचने पर y दिशा में उसकी तय दूरी पुनः 0 हो जाएगी, परंतु x दिशा में तय की गई दूरी उसकी परास या रेंज के बराबर होगी। तो यदि हम चाहें तो ये मान इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में रखकर अलग अलग परिस्थितियों के लिए x और y के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पिंड द्वारा अधिकतम ऊंचाई तथा इस ऊंचाई को प्राप्त करने वाले समय की गणना करेंगे। इसके लिए हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में बिंदु O एवं बिंदु A को प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु मान लेंगे। परंतु जैसे मैंने आपको बताया, प्रक्षेपीय गतियों में गति की समीकरणें x एवं y दिशा के लिए पृथक पृथक बनाई जाती हैं। तो पहले हम y दिशा की चर्चा कर लें। O से A तक y दिशा में बिंदु O पे प्रारंभिक वेग u साइन अल्फा है जबकि बिंदु A पर अंतिम वेग 0 है। O से A तक जाने में y दिशा में तय दूरी h है। तो यदि हम गति की समीकरण संख्या 3 को उपयोग में लेवें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से v का मान 0 रखेंगे, u का मान u साइन अल्फा रखेंगे, g का मान ऋणात्मक रखेंगे और तय दूरी हमारी कैपिटल H के बराबर होगी। तो इससे हमारे पास पिंड द्वारा अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात हो जाएगा जो कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होगा। तो ये तो अधिकतम ऊंचाई का मान हो गया। अब इस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगा इसकी गणना करते हैं। तो हमें t का मान ज्ञात करना है, तो हम गति की पहली समीकरण काम में लेंगे, v बराबर u प्लस जी टी। ये समीकरण हम पुनः O से A तक y दिशा के लिए लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, बिंदु A पर y दिशा में वेग 0 होगा, बिंदु O पर y दिशा में वेग u साइन अल्फा है, g का मान ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार हमारे पास O से
ए तक जाने यानी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगने वाला समय t ज्ञात हो जाएगा और ये मान u sin अल्फा अपॉन g के बराबर होगा। अब ये तो O से A तक की गति की बात थी। पिंड A से B तक नीचे की ओर गति करेगा तथा बिंदु B पर पृथ्वी से टकराएगा। तो नियम ये कहता है कि जितना समय इसे O से A तक पहुंचने में लगा, पिंड को वही समय A से B तक यात्रा करने में लगेगा। तो O से A तक लगने वाला समय हमने अभी निकाला है u sin अल्फा अपॉन g। तो A से B तक लगने वाला समय भी इतना ही होगा u sin अल्फा अपॉन g। तो पूरी यात्रा में लगने वाला समय कितना होगा u sin अल्फा अपॉन g प्लस u sin अल्फा अपॉन g यानी 2u sin अल्फा अपॉन g। इसी समय को हमने टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल का नाम दिया था। इसे कैपिटल T से दिखाया गया है। तो ये हमारा एक सूत्र और हो गया जिसमें हमने उड्डयन काल का मान भी निकाल लिया। अब हम परास ज्ञात करते हैं। परास से मतलब है बिंदु O एवं बिंदु B के बीच की क्षैतिज दूरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रक्षेपीय गति में x दिशा में किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं होता। तो चूंकि हमें x दिशा में दूरी ज्ञात करनी है, तो हम जो भी समीकरण सूत्र लगाएंगे वो केवल x दिशा के लिए होंगे। अब चूंकि इस दिशा में गति त्वरणहीन है, समान वेग से है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम सीधा सूत्र काम में लेंगे, दूरी बराबर वेग इंटू समय। और वेग का मान जो कि किसी भी बिंदु पर वेग का क्षैतिज घटक है वो हर बिंदु पे समान है। तो हमने बिंदु O पर वेग का क्षैतिज घटक ले लिया u cos अल्फा, और O से B तक जाने में पिंड को समय लग रहा है कैपिटल T उड्डयन काल। तो हमारे पास परास या OB का जो सूत्र आया वो होगा u cos अल्फा इंटू कैपिटल T। कैपिटल T का मान हमने अभी भी ज्ञात किया है, तो ये मान यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास परास का जो मान आएगा वो होगा 2u² sin अल्फा cos अल्फा अपॉन g। और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आप भी जानते हैं, इसको अगर हम संक्षिप्त करना चाहें तो ये होगा u² sin 2 अल्फा अपॉन g। तो ये हमारा एक और महत्वपूर्ण सूत्र हो गया जिसमें हमने परास के मान की गणना की। अब कभी कभी हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने पिंड को अधिक से अधिक दूर तक फेंकना चाहते हैं, यानी हम r के मान को अधिकतम रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हमें r मैक्स निकालना है। तो हमने अभी r का मान निकाला जो कि u² sin 2 अल्फा अपॉन g आया था। इसको अधिकतम कैसे किया जा सकता है? तो इसको अधिकतम कैसे करेंगे? चूँकि u का मान निश्चित है, g एक स्थिरांक है, तो यदि हम r को अधिकतम करना चाहते हैं तो sin 2 अल्फा को अधिकतम करना पड़ेगा। किसी भी कोण के साइन का अधिकतम मान 1 होता है, तो r मैक्स के लिए sin 2 अल्फा मैक्स होने के लिए sin 2 अल्फा 1 होगा। तो हमने sin 2 अल्फा का मान 1 रख दिया। sin 90 का मान भी 1 होता है, तो sin 2 अल्फा का मान sin 90 के बराबर हो गया, यानी 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री या अल्फा बराबर 45 डिग्री। तो ये वो शर्त है जब हम दिए गए प्रारंभिक वेग u के लिए पिंड को अधिकतम परास तक फेंक सकते हैं। तो इसके लिए शर्त जैसे मैंने आपको बताया, हमें प्रक्षेपीय कोण को 45 डिग्री रखना होगा जिससे हम अधिकतम परास प्राप्त कर पाएंगे। तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन पर ई वीडियो लेक्चर का भाग 1 हो गया। आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगले ई वीडियो लेक्चर में मैं इन्हीं कंसेप्ट्स या समीकरणों या सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर प्रस्तुत हो जाऊँ। धन्यवाद।